जो हमने रेजिस्टिविटी रेजिस्टर्स पढ़ा था ना, उसका बहुत अच्छा वो होने वाला। जैसे आर इक्वल रो एल बाई ए है ना, तो एल और ए पे डिपेंड करता है, लेकिन इन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब एम एल एन स्क्वायर मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, लेकिन वी और आई पे डिपेंड नहीं करता जो रेजिस्टेंस है, राइट। तो उसका तो मैंने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा वही रेजिस्टिविटी पे भी होगा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मान लो कंडक्टर है एवरेज रिलेशन टाइम तो इंक्रीज होता है, फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और जो टाउ है वो डिक्रीज होता है। तो अगर मेटालिक कंडक्टर है तो मतलब दोनों इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहे हैं एक साथ। लेकिन एक समझ लो कि एक में कंडक्टर में एन वो पहले से ज़्यादा है तो सिर्फ टाउ का फर्क पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एम एल एन ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ है, दोनों ही नीचे है, एन भी नीचे है टाउ भी नीचे है, पर यहाँ पे टाउ नीचे डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनते हैं। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एन बढ़ रहा है, और क्योंकि इन पे फ़र्क पड़ता है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के पास सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम का इतना इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनका भी एन ही बढ़ रहा है, टाउ तो नहीं कम हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। तो ये डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एलॉयज लाइक निक्रोम मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन। निक्रोम मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन याद रखना, निक्रोम मैंगनीन भी कि ये एलॉयज हैं, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ते तो है लेकिन ना के बराबर, मतलब ऐसे बढ़ेंगे थोड़ा गैप के बाद उसके बाद ग्राफ। और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन यहाँ पे वही आ गया था कि कौन सा ग्राफ हम यहाँ पे कॉपर को बता रहा है, तो कॉपर किसका एग्जाम्पल इसमें याद रखना है, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन है, और बाकी में मैंगनीन और मतलब एलॉय वाले में। और डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज वही होते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि इनका अल्फा बीटा भी नेगेटिव होता है, जो कि है सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन। तो यहाँ पे सिर्फ ए इसका आंसर होगा या बी आंसर होगा। तो कॉपर की बात है, तो कॉपर क्या है, मेटालिक कंडक्टर है, तो ये आंसर होगा। और अगर ये होता तो ये सेमीकंडक्टर के लिए होता, ये कोई ग्राफ नहीं, और ये एलॉयज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो वही है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको करना हो ना तो स्टार ये तो सिलिकॉन कॉपर कूल टू टेम्परेचर 300 केल्विन। सिलिकॉन और कॉपर यानी कि सिलिकॉन ग्राफ से हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रेजिस्टिविटी का ग्राफ 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 याद रख कि सिलिकॉन का ग्राफ कैसा है। अभी तो मेरे को याद है, बाद में क्या पता, मतलब नॉन स्टॉप रिवीजन कर हर रोज इसका 1 घंटा। तो ग्राफ इसका मतलब ये नीचे को जा रहा है, राइट। अगर तो हम इसको मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी घट रही है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे कूल टू टेम्परेचर 300 केल्विन, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो फॉर सिलिकॉन इंक्रीजेस एंड फॉर कॉपर डिक्रीजेस, राइट। तो 14 का भी आंसर हो गया ए। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हमें पता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब अगर मान लो टी आई पे जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का तो ऐसे रखना कि अगर टी इनिशियल पे आर नॉट है, टी फाइनल पे आर एफ होगा, तो आर फाइनल क्या लिखेंगे, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी एफ माइनस टी आई। और वैसे टी इनिशियल पे रो नॉट है, टी एफ पे रो फाइनल है, तो रो फाइनल क्या लिखेंगे, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट दोनों का सेम होता है, चाहे रेजिस्टेंस हो रेजिस्टिविटी हो, क्योंकि एक ही बात है, दोनों रेजिस्टेंस राइट, रेडिएशन प्रोफेशनल एक तरह से। और ऐसे की तरह कॉपर की कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस है 20.4, 0.0 डिग्री सेल्सियस पे 20, और 80 डिग्री सेल्सियस पे 26.4 है। तो केल्विन में को चेंज नहीं किया यहाँ मैंने सर ने, 1 प्लस अल्फा मतलब 80 माइनस 0 अल्फा हो गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व करके 0.004 आंसर आया डायरेक्ट। सो बस ये याद रखना है, टी इनिशियल पे आर नॉट ले ले, टी फाइनल पे आर एफ ले ले, और रो आर एफ निकाल ले, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कैसे आया, अब ये 12th का पार्ट होता है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या क्या होते हैं, और एलॉयज के लिए क्या होता है। तो अगर कॉपर है तो उनके लिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अल्फा इनका पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा है, 10-3 है। मैंगनीन है उनका 10-6 है, मतलब स्मॉल पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव है। और जो सिलिकॉन है, कार्बन है, ग्रेफाइट है या फिर जर्मेनियम है, उनका अल्फा नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनकी रेजिस्टिविटी घट रही होती है। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि किसका अल्फा नेगेटिव, किसका पॉजिटिव और क्यों है, राइट। क्योंकि टेम्परेचर के साथ कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। और ये सब बहुत अच्छा है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो बीबी रॉय में याद रख ले रेड का 2 है और 0 से स्टार्ट है, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे कि 0 रेड है। और ये ए बैंड बी बैंड वैल्यू बताते हैं दोनों, और सी बैंड बताता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि 10⁻0 1 2 मतलब 10⁻² की पावर। और डी बैंड बताता है टॉलरेंस यानी कि परसेंटेज, जो कि सिर्फ गोल्ड सिल्वर और गोल्ड का होता है +-5%, फिर +-10%, और 10% को हम चेंज भी कर सकते हैं जो भी वैल्यू आई होगी। जैसे सर ने इसमें की थी 23.5 470 की। और नो कलर का होता है +-20%, नो कलर भी है, ठीक है। बीबी रॉय ब्लैक ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो 9 तक है, 0 to 9 है, मतलब यानी कि टोटल 10 है इसमें। तो बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, यानी कि डार्कर ऊपर साइड है ब्लैक ब्राउन और नीचे लाइट है ब्लू। इस ऊपर ग्रीन है, नीचे ग्रे है, ग्रीन ऊपर है ग्रे नीचे है, ठीक है। जो कि याद रखने वाली बात है, अगर क्वेश्चन अच्छा आएगा तो ग्रीन ग्रे में आएगा भाई। वायलेट तेरे को पता लग गया 7 है, तो 7 8 9 वायलेट याद रख।
येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड, उसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इलेक्ट्रिक मोशन टू डेल्टा वी, लेकिन कब, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ कांस्टेंट हो, वी इक्वल टू, और इसका प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो वी इक्वल टू आई आ रहा था, लेकिन सिर्फ कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट फॉर कंडक्टर इज ये। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्वल लिखते हैं करंट डेंसिटी के, जो कि जे सारे वेक्टर में, और रेजिस्टिविटी के, क्योंकि आर को हम रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं, वी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है उसके उल्टा, तो ई को हम जे 1/सिग्मा लिख सकते हैं, तो ई सिग्मा इक्वल टू जे हो गया, ठीक है। यानी करंट डेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसे याद रखो, वी इक्वल टू आई आ रहा है, तो वी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के की तरह लिखा, आई को हमने किसकी तरह लिखा, आई को हमने लिखा करंट डेंसिटी की तरह, मतलब करंट को हमने करंट डेंसिटी की तरह लिखा, यानी जे की तरह। करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, और रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टिविटी की तरह लिखा, तो याद हो जाएगा, करंट को करंट डेंसिटी, आर को इसकी तरह, और बी को तो बी को भी याद रह जाएगा, ई इक्वल टू जेरो जेरो जेरो। मतलब ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और इसका स्ट्रेट लाइन होता है। इसका एग्जांपल देख लेना एक बार, मेटालिक कंडक्टर जैसे कॉपर सिल्वर है फॉर स्मॉल करंट, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टर इन दिस, क्योंकि आर इक्वल टू वी अपॉन आई, जो हमने पढ़ा कि वो सिर्फ रो एल बाई ए पे करता है, तो वो मेटालिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। और जो वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम लॉ फॉलो नहीं करते हैं, और ये जो मेटालिक कंडक्टर रहते हैं ना, वो भी हाई करंट, जो बहुत ज़्यादा करंट फैल रहा हो, तो नॉन ओमिक देखने लगता है, मतलब कॉन्स्टेंट जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर को स्ट्रेट चलेगा, यानी कि मेटालिक कंडक्टर हाई करंट पे ओम लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस आर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन करंट, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन करंट है, तभी तो फिर वी इक्वल टू आई आर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें तो आर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो ये ओम लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कोई भी ग्राफ हो सकता है इनका, जैसे सेमी कंडक्टर का ये होता है ऐसे, जिसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग और इसको रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। और इनके एग्जांपल देख लेना, वाटर वोल्ट मीटर है जैसे इसका है। और मेटालिक कंडक्टर होते हैं, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या कांस्टेंट होता है उसके साथ कांस्टेंट करंट, जो कि क्वेश्चन था क्वेश्चन 7th, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। तो जब कांस्टेंट मेटालिक कंडक्टर है, सबसे पहले तो यही पकड़ना है, जैसे मेटालिक कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया कह दिया, यानी कि जो ई और जे और वो पढ़ा है हमने ई जेरो, तो उसमें जो जे डेंसिटी बाय एरिया, तो एरिया तो चेंज हो रहा है, क्योंकि सर ने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया था इसमें कि ये है एरिया और ये है एरिया, तो अलग अलग है, ठीक है। ए चेंज हो रहे हैं, तो आई ए चेंजिंग है, तो जे भी चेंज हो गया। और इसमें क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल था, तो आई वी ना होता है इक्वल टू वी ना, तो ए है उसमें, तो वी डी भी चेंज हो जाएगा जब उसको ई एन को उस तरफ ले जाएंगे। एंड करंट डेंसिटी, तो पता लगेगा कि आई बाई ए होता है, तो वो तो चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जेरो, इसलिए हमने वो फॉर्मूले पढ़े शायद। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होते हैं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कैपेसिटर्स होता है स्टोरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, जो जब कोई कंडक्टर जो होल्ड करते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उनको हम कंडक्टर कैपेसिटर्स बोलते हैं, जो कंडक्टर वो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सी इक्वल टू क्यू वी, और क्यू इक्वल टू सी वी याद रखना है हमें, सी इक्वल टू क्यू बाई वी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू वी, जैसे डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम में, लेकिन मास बाय वॉल्यूम पे क्योंकि जितना मर्जी मास ले लो डेंसिटी तो वही रहेगी, आइस की भी वाटर की भी वैसा होता है। और जैसे रेजिस्टेंस होता है वी बाई आई, तो वैसे सी इक्वल टू क्यू बाई वी है, डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, और लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसमें शेप साइज और मीडियम पे, मीडियम यानी कि मटेरियल कौन सा है कंडक्टर का। और इसका यूनिट कौन सी होगी, ये कॉलम है। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो सी बाई वी यानी कि फैराड भी हम इसको कहते हैं, और जनरली माइक्रो और लार्ज यूनिट है फैराड। भाई आँख फट गई है भाई, चलिए छोड़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा हमने। तो जब भी हम कोई भी स्फेरिकल का कंडक्टर लेते हैं या कि एक शेल ले रहे हैं, तो उसमें वी क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और क्यू बाई के क्यू बाई आर, ठीक है, तो आर बाई के होता है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर अ पर्टिकुलर शेल, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर उनके लिए, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर, मतलब, लेकिन वैल्यू उसकी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होगी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁹ तो ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, तो ये होगा 1/9 × 10⁹ और रेडियस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स रेडियस 30 मल्टीप्लाई करके इन्होंने सिंगल बना दी, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि उनका वॉल्यूम एक तरह से उसमें ऐड हो गया ना, तो कंजर्वेशन वॉल्यूम से हम लिखाएंगे 27 × 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब, तो आर क्या आ गया 3R। और हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस होता है, फाइंड द कैपेसिटेंस पूछा है हमसे यहाँ पे, तो सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये 1/9 × 10⁹ हो गया। और हमने कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से, यानी कि ये 27 है उनका वॉल्यूम, 27 × वी, और एक कैपिटल आर वाला भी, ठीक है। तो 27 × 4/3 पाई आर क्यूब और इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 3R आ गया। और 3R 3 क्या है मिलीमीटर में, यानी कि 3 × 10⁻³ -3 मिलीमीटर।
तो -3 जिसने नहीं किया वो रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिर वो निकालेगा माइक्रो या पीको, माइक्रो या फिर किसी और में, ठीक है। 10⁻12 फराड है आंसर आएगा, जिसको हम 1 पीको कहते हैं, क्योंकि 1 पीको की वैल्यू होती है 10⁻12। तो 1/4 पावर एप्सिलॉन क्या होता है, 9 × 10⁻9। तो 1/4 पावर एप्सिलॉन क्या होगी, 1/9 -2 चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप क्या होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे हम। जैसे 27 एक चार्ज पे हमने मान लो क्यू है, तो 27 पे क्या होगा 27 क्यू इक्वल टू क्यू, तो क्यू क्या होगा 27 × 10⁻⁻12 कॉलम, क्योंकि हमने क्यू निकाल लिया है। चार्ज हमने निकाला ना अभी, कैपेसिटेंस निकाला है हमने, तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो सी वी कॉलम हो गया 27 और ये वी हो गया 10⁻12, मतलब सी हो गया, वी हो गया, क्या है ये 27 × 10⁻12 कॉलम। क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो सी क्या है कॉलम 27 कॉलम आ गया, और 4 सी वी कॉलम इंटू 10⁻12, चलिए फराडे कैपेसिटेंस है। इधर को पता है कि दोनों का हाफ हो जाता है इस तरफ, और इसमें बीच में अपोजिट आते हैं, तो वो सो निकाल लेगा, तो वो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ऑब्वियसली प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो इस तरफ को जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, प्लस से माइनस आती है हमेशा, और डी वेरी स्मॉल लेते हैं ताकि ये प्लेट इन्फिनिटली लार्ज लगे, और एरिया मस्ट भी सेम होना चाहिए दोनों का। और मान लिया अगर ए और 2 है, तो जो इतना वो कवर कर रहे हैं ना उसको, तो कैपेसिटेंस होगा वहाँ पे भी, ठीक है, पहले प्लेट कैपेसिटर में। और ये चार्ज का निकाला था हमने, तो अब हमने जो एनर्जी स्टोर होती है जो कैपेसिटर में, उसको निकालते हैं, यू इक्वल टू Q²/2C, और Q को हम लिखेंगे CV, तो ये C से C स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, तो हाफ CV², और C को हम Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं, तो Q इंटू V बच गया, तो U इक्वल टू Q²/2C याद रख, उससे तेरे को Q इक्वल टू CV देखो पता है, तो उससे तू बाकी दोनों निकाल लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस R था, कैरिंग चार्ज Q, तो हमें पता है कि U इक्वल टू Q²/2C होता है, और C हमें पता है स्फेरिकल कंडक्टर का, राइट, 4πε0R, तो वो हम निकालेंगे U इक्वल टू Q²/2C, बस पुट करना है इसमें और कुछ नहीं है, और 4Q²/8πε0R आंसर आएगा, बी इसका आंसर है। एंड अगले उसमें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसकी डेरिवेशन हमसे ने बोला कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाती है, तो हमने कर दिया कि डायरेक्शन हमें जब दे दी तो साइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की क्या होगी σ/2 ε0, हमें पता है कि इन्फिनिटली लार्ज शीट की उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 ε0। तो यहाँ पे एरिया है इसका दोनों का सेम है, ठीक है, और E1 हो गया σ/2 ε0, E2 हो गया σ/2 ε0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐड कर देंगे तो σ/ε0 आ जाएगा। तो E हो गया σ/ε0, और सिग्मा क्या होता है Q/A, राइट, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है कि करंट अपॉन एरिया, तो वैसे चार्ज डेंसिटी क्या है, वो चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया है, वॉल्यूम थोड़ी है, ε0। और डेल्टा वी क्या होता है E.R, ये याद रख लेना है कि डेल्टा वी होता है ED, और जो हम Q इक्वल टू CV करते हैं ना, C इक्वल टू Q/V, तो V में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा वी इज रियल फार्मूला, V नहीं होता नॉर्मल, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू ED यानी कि QD/AE ε0, जिसमें D हमने लिख दिया, और E हमें पता है क्या होता है, E हमें क्या पता है मुझे क्या होता है Q/A ε0, जो कि हमने यहाँ से निकाला E इक्वल टू σ/ε0, टोटल ये निकाली हमने, तो Q/A ε0 आ गया, ये ED डेल्टा V, Q/Δ V इक्वल टू E0A डिवाइडेड बाई D इक्वल टू C हो गया। तो E0A/D होता है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C, तो उसमें कैपेसिटेंस का क्या होगा E0A/D। तो E0A/D क्या है, E0A/D कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इन्फिनाइट है, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है σ/ε0, इसको हम लिखते हैं Q/A ε0। तो इसी वजह से ये C आया है यहाँ पर, ये ε0A/D, क्योंकि डेल्टा V होता है ED, राइट। तो ये हो गया Q/A E ε0 इंटू D, राइट, A ε0 Q/A E ε0 और इंटू D, यानी यहाँ, तो ये हो गया, और ED हमें पता है, तो और हमें और क्या पता है Q/Δ V होता है C, राइट। तो हमने Q लिख दिया Q/Δ V, तो Q को मैं Δ V लिख दूँ तो A ε0 ऊपर चल जाएगा,
डेल्टा वी को मैं क्या लिखता हूँ, हाँ मतलब क्यू है ना, अगर डेल्टा वी है तो क्यू डेल्टा वी क्या होता है, तो क्यू डेल्टा वी को तो लिखा तो क्यू बाय डेल्टा वी क्या हो गया, ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी कि ये ई नॉट है, सिर्फ एरिया और डिस्टेंस बिटवीन दैम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसकी एनर्जी में हम ऐसे लिखेंगे क्यू इक्वल टू के स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। तो जब भी एनर्जी स्टोर्ड हो तो ये क्यू स्क्वायर बाय टू सी याद रख और क्यू इक्वल टू सी याद रख। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, जिसमें सी हमें पता लग गया ई नॉट ए बाई डी, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ई डी स्क्वायर, यार जब इसको ई स्क्वायर डी स्क्वायर करेंगे तो डी से डी पर जाएगा, यहाँ डी ऊपर रह गया और ए इधर हो गया, ई स्क्वायर हाफ ई नॉट ई स्क्वायर डिवाइड वाली, यानी एनर्जी पर यूनिट वाले होता है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कि है हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, राइट। तो वैसे तो इसी सेंस से आ गया था हमारा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा के, और सी इक्वल टू 4πε0 आर हो जाता है। लेकिन हम ये भी करेंगे, वोल्ट में निकालेंगे तो सी इक्वल टू क्यू ये होता है, तो वी इक्वल टू क्यू बाय सी, जिसमें क्यू 27 -12 है। -12 ऐसे याद रखे यार कि फिर आडे लगना। अच्छा ये इसका डिस्टेंस निकाला है ना, 10⁻⁻12 पर 4πε0 यार -12 फराड, ये नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में, कैरिंग 10⁻12 ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ सिंगल टोन। जब ना समझ आता क्वेश्चन में आंसर है, तो स्मॉल चार्ज जो है वही यहाँ पे लिखा है, तो स्मॉल चार्ज हमें पता है कि 10⁻12 27 × 10⁻12 सेकेंड, ठीक है। तब ये क्यू आया, तो क्यू बड़े के बाद पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लगाएंगे ना 27 क्यू इक्वल टू क्यू, तो जब भी छोटी वो ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बने तो सी इक्वल टू हमें पता है 4πε0 कैपिटल आर, और सी इक्वल टू मतलब से हम आर निकाल लेंगे, आर इक्वल टू 3 आर आ गया, और बस आंसर आ जाएंगे उसके साथ।